नमस्कार, स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 1 मार्च से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बजट सत्र की समय सीमा पर सियासत अभी से होने लगी है। बजट सत्र 1 तारीख से लेकर 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें 14 बैठकें होंगी। लेकिन विपक्ष बजट सत्र के छोटा होने पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुद्दों के सवाल और आलोचनाओं से डरती है, इसलिए समय अवधि कम रखी गई है। तो वहीं सरकार की माने तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, किसी ना किसी बहाने हंगामा कर चर्चा से भागना चाहती है। अब किसके आरोपों में कितना दम है, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई सरकार विपक्ष के सवालों से भागती है? क्या बजट सत्र की समय अवधि कम है? सत्र के दौरान सदन से पलायन आखिर कौन करता है? क्या चुनावी साल का बजट सत्र अपना निर्धारित समय पूरा कर पाएगा? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, तमाम सवाल भी करेंगे, जवाब भी मिलेंगे और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासत में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप लाजमी है। वैसे तो आदिवासियों के आरक्षण के साथ ही कांग्रेस के महाधिवेशन सहित तमाम मुद्दों पर सियासत में उबाल है। इसी बीच विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान ने सियासी गर्माहट को और बढ़ा दी है। 1 से 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र को भाजपा ने छोटा करार दिया है। भाजपा का कहना है कि सरकार आलोचना और मुद्दों से डरती है, सरकार में चर्चा कराने का दम नहीं है। राज्य की सरकार अपनी आलोचना से डरती है, मुद्दों से डरती है। 15 साल हमारा भी शासन रहा, बजट की 30-30, 34-34 बैठकें हुई हैं, परंतु राज्य सरकार बजट पर चर्चा नहीं करना चाहती। राज्य सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। राज्य सरकार की अब ताकत ये तानाशाही सरकार हो गई है। इनमें अब दम नहीं है कि पिछले 4 सालों में एक भी सत्र ऐसा नहीं है जिस सत्र ने अपनी मियाद पूरी की हो। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। कहा है कि भाजपा जब से विपक्ष में आई है, सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती। भाजपा ने सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए कोशिश की, जिससे बीजेपी को चुनौती देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यदि भाजपा में क्षमता है तो सदन की कार्रवाई को सदुपयोग करे। पिछले सत्रों में आप देख लीजिए, विपक्ष भाग जाता है। पूरे दिन अभी तक चर्चा ही नहीं करा पाए। उनके पास विषय भी नहीं है और बोलने वाले भी नहीं हैं। वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना करके वो विधानसभा से छोड़ के पलायन कर जाते हैं, तो बीच में ही सत्र समाप्त करना पड़ता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद और जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती। हर सत्र के बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने सदन को बाधित करने का काम किया, सदन की कार्रवाई में अड़ंगा डालने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पास में चर्चा करने के लिए कोई बिंदु नहीं है, तर्क नहीं है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई बाधित हो। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र की अवधि को लेकर अभी से सियासत का घमासान मच गया है। ऐसे में पूरी संभावना है कि बजट सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। ये पहला मौका नहीं है जब सत्र की अवधि पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी इसी तरह की स्थिति प्रदेश की जनता बखूबी देख चुकी है। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले सियासत अपने चरम पर है और तमाम ऐसे में सवाल भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष हो या सरकार, दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सदन से वॉकआउट कर देता है, जिसके चलते समस्याएं आती हैं और मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाती। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, मुद्दों पर बात करने से सरकार डरती है। और इसी पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर तमाम मेहमान चर्चा करेंगे। मेहमानों की ओर रुख करते हैं। मेहमानों में हमारे साथ नेता से कांग्रेस से नेता अनिल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही
बीजेपी से राहुल टिकरिया जी जुड़ गए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार शकील साजिद जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस नेता अनिल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से सियासत शुरू हो गई है बजट सत्र को लेकर, तमाम आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम बैठकें की हैं, सरकार की कोशिश तो पूरी है, लेकिन ऐसा क्या कुछ आप सत्र में चर्चा करेंगे, क्या कुछ इस बजट सत्र में रहेगा जो जनता की उम्मीदें हैं उनको पूरा आप करें? सबसे पहले इसी मुद्दे पर आप अपनी बात कहें अनिल जी। जी, कांग्रेस की सरकार जब से 2018 में आई है उस समय से अपने घोषणा पत्र को लेकर जिस संजीदगी से वो आगे बढ़ रही है, भारतीय लोकतंत्र में एक उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ को आज लिया जा रहा है। एक आइडियल स्टेट है, ये अग्रणी राज्य है जिसकी विकास की रफ्तार सारे देश को दिख रही है। सारे लोग आज एक रोल मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार स्टेप बाय स्टेप अपने सभी घोषणा पत्र के वादों के अनुसार सभी वर्गों के हितों में लगातार योजनाएं बना रही है, लगातार बजट का आवंटन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो कोई चेहरा है और ना ही इनके पास कोई मुद्दा है। विगत 4 वर्षों में आपने देखा होगा सड़क से सदन तक एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई, जबकि हम हमेशा स्वागत करते हैं कि सदन से सड़क तक लोकतंत्र में आप जहां हो सके हमें आप फीडबैक दीजिए। आप विपक्ष की भूमिका में मजबूती से खड़े हुए। हम मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखते कि विपक्ष का दमन कर दो, सारी आवाजों को दबा दो। हम तो चाहते हैं कि सभी प्रकार के विचारों को पल्लवित होने दिया जाए, उनके विचारों को सुना जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए और कैसे बेहतर से बेहतर काम प्रदेश में किया जा सके। रहा अवधि का सवाल, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी अवधि है। बहुत कम अवधि के लिए भी जो सत्र बुलाए जाते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बहाने से बहिर्गमन करती है, उसमें बाधा डालती है और सदन को चलने नहीं देती। इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, न इनके पास सदन में कुछ बताने को बचा है, न सड़क पर। मुद्दा विहीन हो गई है भाजपा, इसलिए अपनी खींच मिटा रही है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, जिस तरीके से पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो कार्यवाही में बाधा बीजेपी डालती है, विपक्ष डालता है। ऐसे में क्या मुद्दे आपके पास इस सत्र में होंगे, किन मुद्दों को आप उठाएंगे, और साथ ही जो आरोप है कि आप चर्चा से भागते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी। देखिए, देखने वाली बात तो है कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, उसकी लगभग चुनाव के पूर्व में ये अंतिम बजट वाली सत्र है और इस समय सत्र को जिस प्रकार से कम अवधि का किया गया है ये अपने आप में चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस बीच में त्योहार भी है, उसके अलावा कुछ छुट्टियां हैं, उसके बाद जो चर्चा का विषय होता है, कोई मुद्दे उठते हैं तो उसके बाद स्थगन किया जाता है। ये सब मामलों को देखा जाए तो एक प्रकार से अवधि बहुत कम बताई जा सकती है और इसको इसी नाम से कहा जा रहा है कि अवधि कम है। और हर बार आप देखते हैं जब विषय उठाया जाता है तो उसको स्थगन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये अवधि तो कम है और जो बात कही जा रही है कि हम चर्चा से भागते हैं, हमारे पास मुद्दों की कमी है। मुद्दों की कमी हमारे पास नहीं है। इनके 36 घोषणाओं में से महज एक आध घोषणाएं पूर्ण हुई, सारी की सारी मुद्दे तो ये दे के बैठे हुए हैं। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं माह भर के अंदर बस्तर संभाग में हमारे 4 कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने एक टारगेट तक किलिंग किया, हत्या की है, जिसको लेकर हम 17 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम की स्थिति है। और रही बात मुद्दे की बात जो कही जा रही है, इनके घोषणा पत्र, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम स्टेप बाय स्टेप घोषणा पत्र को पूर्ण कर रहे हैं। मुझे ये समझ में आता 36 जो घोषणाएं थी उनमें से महज एक आध घोषणाएं अभी इनकी पूरी करने की कोशिश की गई, जिसमें ये कहते हैं कि हर बार ये कहते हैं कि हमने कर्जा माफ किया। और उसके बाद उसमें आप जाएंगे तो इन्होंने कहा था कि सबको बैंक के सबको कर्जा माफ। और आप जाके बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर आप सदन में सरकार को घेरेंगे। कॉमर्शियल बैंक का कर्जा माफ नहीं किया गया। और वो जो जिला सहकारी की बात की जाती है उसमें भी कई किसान छूटे। अब आप आ जाएंगे, ये बोलते हैं 2500 हम धान का दे रहे हैं। आप बताइए 21,000 करोड़ रुपए पूर्व में केंद्र सरकार ने इनको भुगतान किया और मंडी से लेके सारा टैक्स चाहे बाहर रहने का हो, क्विंटल पीछे 2400 रुपए केंद्र सरकार भुगतान की। उसके बाद ये कहते कि 2500। चलिए बिल्कुल, एक आरोपों की लंबी आप कतार बता रहे हैं, कई आरोप आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा। राहुल जी बिल्कुल आप प्रतिक्रिया बिल्कुल उनसे लेंगे, अनिल जी से प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन तो अच्छा होगा। जी आप बिल्कुल प्रतिक्रिया लेंगे। तमाम आपने सवाल किए हैं, तमाम आपने आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शकील साजिद जी जुड़े हुए हैं।
शाजिद जी, जिस तरीके से बजट सत्र को लेकर ये बातें कही जा रही हैं कि जो समय अवधि है वो कम है, सबसे पहले आप इसे समझाइए कि कैसे जो समय है उस पर इतने जो 14 बैठकें हैं, इनमें जो बजट से पहले के जो मुद्दे हैं वो पूरे हो पाएंगे, चर्चा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? साजिद जी। देखिए ऋषभ, जहां तक मैं समझता हूं कि हर सत्तारूढ़ पार्टी सत्र अपने हिसाब से तय करती है। बेशक होली की छुट्टियां पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी बजट सत्र को छोटा कहना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा। बजट सत्र में एक पूरे का पूरा वक्त दिया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। और जहां तक आरोपों की बात है, अगर ये कहा गया है कि जैसा कि राहुल कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए, मुझे जहां तक याद है कि उनके निर्वाचन के, उनके सरकार की शपथ ग्रहण के बाद 2 घंटे के अंदर उन्होंने किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। जहां तक धान का समर्थन मूल्य था, निश्चित रूप से ये कांग्रेस के सरकार के बनने में, कांग्रेस की सरकार की जीत में इसने एक अहम रोल अदा किया था। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भूपेश सरकार है वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी या गोठान या स्व सहायता समूह या मिलेट्स के उत्पादन, जिसकी प्रशंसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है, इस पर काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार काम करते तो दिख रही है। जहां तक बस्तर में 4 हत्याओं का सवाल है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25 मई को 2013, जहां तक मुझे याद है, जब पूरे का पूरा झीरम कांड हुआ था और ये एक बहुत बड़ा नक्सली हमला था और जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से विफल हुआ था, तत्कालीन प्रशासन, सुरक्षा नहीं दी गई थी, सड़क सुरक्षा नहीं दी गई थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार वापस आई थी। तो ये लगता है मुझे कि ये मुद्दा, सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र शासन का भी मुद्दा है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो ताबड़तोड़ हत्याएं की जा रही है, एक तो थोड़े से नेताओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, साथ ही साथ नक्सलियों की बौखलाहट भी इसमें दिख रही है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतिम सत्र होगा, अंतिम बजट सत्र होगा, और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल सरकार पूरी तन्मयता से बल्लेबाजी करेगी। और मुझे लगता है कि धान का समर्थन मूल्य और बढ़ाया जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, व्यक्तिगत अनुमान है। जहां तक विपक्ष भाजपा की बात है, बिला शक भाजपा भी थोड़ा एक्टिव हुई है और मुझे ये कहते हुए बेहद अच्छा लग रहा है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। भाजपा ने अभी एक बहुत अच्छा बड़ा संवेदनशील मुद्दा पकड़ा है, जो पीएम आवास का मुद्दा है। इसके साथ ये लोगों को जोड़ रहे हैं, इसके साथ लोग इनसे जुड़ रहे हैं। और अगर कांग्रेस की सरकार ने समय रहते इस पे अपना पक्ष है नहीं बताया या नहीं तय किया, तो ये शायद थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए समय अवधि की बात जहां तक है तो समय अवधि तो ठीक है और चर्चा काफी समय अवधि में हो सकती है। अनिल जी, यही सवाल है कि विपक्ष ने अभी आरोप भी कई लगाए, लेकिन सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो जिस तरीके से तमाम संगठन प्रदेश में उभर कर आए हैं, चाहे सहायक शिक्षक हों, स्वास्थ्य कर्मी हो, बिजली कर्मी हो, ये हड़ताल कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती आपके सामने है, लेकिन चुनाव के पहले का आखिरी बजट है, मुख्यमंत्री ने इससे पहले बैठकें की हैं, तो जनता की उम्मीद है कि कुछ बेहतर उनके लिए बहुत होगा और जनता भी खुश दिखाई दे रही है। लेकिन जो तमाम आरोप विपक्ष के और जो संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ऋषभ जी, जिस तरह से स्थिति है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सदन में जब हम कुछ उठाने का प्रयास करते हैं तो स्थगन हो जाता है। पता नहीं वो किस प्रक्रिया की बात कर रहे थे, मैं तो नहीं जानता उस विषय पे, पर मैं इतना जानता हूं कि विधानसभा का सत्र हमेशा कांग्रेस ने स्वास्थ्यवर्धक ढंग से करने का प्रयास किया, स्वस्थ परंपरा में करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पलायनवादी विचारधारा अपनाते हुए छोटे से छोटे सत्र को खराब करने का प्रयास किया। दूसरी बात पे मैं आऊंगा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसी चुनावी बजट का इंतजार नहीं किया। किसानों की कर्ज माफी भी तुरंत हुई,
और जिस तरह से चिट फंड कंपनियों का पैसा वापस हुआ, ये तो पूरे देश में नजीर बन गया है। जिस तरह से लोहंडी गुंडा में हजारों एकड़ आदिवासियों की जमीन वापस हुई, ये नजीर बन गया है। जिस तरह से 5000 स्कूलें बस्तर में बंद हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के शासनकाल में, वो वापस खुल गई, ये एक नजीर बन गया है। किसानों को जिस तरह से बोनस दिया जा रहा है पहले वर्ष से, वो एक उदाहरण बन गया है। इतने वादे हैं, जितने वादे थे घोषणा पत्र में, लगभग 90% वादे पूरे हुए। पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई, सारी चीजें कांग्रेस ने कर दिया है। अब इनके पास कहने और करने को कुछ नहीं है, इसलिए ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने यहाँ कहा कि वो केंद्र से पैसा आता है। एक संघीय व्यवस्था में क्या मनमोहन सरकार के समय में छत्तीसगढ़ में पैसा नहीं आता था? क्या दूसरे राज्यों को नहीं जाता? बल्कि बड़ा दुखद स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ की ही ज्यादा ट्रेनें क्यों बंद की जाती हैं? छत्तीसगढ़ जब इस देश का कमाऊ पूत है तो कोयले की रॉयल्टी का हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिलता है? छत्तीसगढ़ में बारदानों की शॉर्टेज क्यों होती है? क्यों छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है? अरे राज्य में ही तो सरकार है कांग्रेस की, विपक्ष का भी संघीय व्यवस्था में एक अपना स्थान है, और सरकार बनने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। केंद्र की सरकार को ये पार्सलिटी करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री इसकी शपथ लेते हैं। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण आपको 30 सेकंड में करना चाहूंगा कि 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के दिए हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने। वो 9 सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हित में आवाज क्यों नहीं उठाते? जब यहाँ की रेलें बंद होती हैं, जब कोयले के लिए यहाँ रॉयल्टी रोक दी जाती है। रहा सवाल प्रधानमंत्री आवास का भी मुद्दा माननीय विद्वान पत्रकार ने उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि 2020 के बाद केंद्र की सरकार यहाँ आवास का आवंटन ही नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। दूसरा जो 75-25 का रेशियो था, 75% अनुदान केंद्र सरकार से मिलता था, 25% राज्य सरकार का योगदान होता था, उसको 60-40 के अनुपात में कर दिया गया है। और शीर्षक प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए ठीक है, हमें ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आप आवंटन करेंगे तब तो, रॉयल्टी का पैसा देंगे तब तो। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोयम दर्जे की राजनीति कर रही है और जबरदस्ती अनर्गल आरोप लगा रही है। बिल्कुल, तमाम आरोप हैं और केंद्र को लेकर जो आपने बात कही, इससे पहले भी तमाम आप सत्ता पक्ष छत्तीसगढ़ से सवाल करते रहा है। राहुल जी, जिस तरीके से ये आरोप है कि जो केंद्र सरकार द्वारा पैसा रोका जाता है और सौतेला व्यवहार किया जाता है, इसकी राजनीति अपनी जगह अलग है, लेकिन जिन मुद्दों की बात आप कर रहे थे, किसानों को लेकर सरकार तमाम योजनाएं चला रही है जिनकी केंद्र भी तारीफ कर चुकी है। साथ ही जिस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव रहा, उसमें भी आपको एक मौका मिला कि आप मुद्दों को उठाएं और साथ ही साबित करें कि विधानसभा चुनाव की तस्वीर किस तरह की होगी। तो ऐसे में कहां आप देखते हैं, सत्र में चर्चा तो होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले का ये सत्र है, पार्टी कितनी मजबूत रहेगी और किन मुद्दों पर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा? और जवाब भी दें अनिल जी के सवालों का। ये वो प्रवक्ता जी जो कहा है कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता, मेरे ख्याल से राज्य की सरकार हर बार कहती है नरवा गरवा घुरवा बारी, ये हमारी चिन्हारी और यही हमारी योजना। प्रवक्ता जी से आप पूछ सकते हैं कि ये योजना किसके माध्यम से चलती है? ये योजनाएं, सारी योजनाएं 15वां वित्त केंद्र सरकार की, इसके बाद मनरेगा और राज्य सरकार की उसमें क्या भूमिका है ये बता दे। मैं आपको बताता हूँ, गौठान 2,99,000 रुपए 15वां वित्त का लगता है, बाकी मनरेगा से लगता है। राज्य सरकार का 1 रुपए उस योजना में नहीं लगता। तो इनकी योजना पूरी की पूरी केंद्र सरकार की पैसों से चल रही है और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमें सहयोग नहीं मिलता। और जो जनहित वाली योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री आवास का मामला, राज्यों में क्यों नहीं चलती? शांति से सुनिए प्रवक्ता जी, शांति से सुनिए। केंद्र सरकार की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, और तो और कृषि विभाग से संबंधित 35 ऐसी योजनाएं जो राज्य पूर्व की सरकार में चल रही थी, हॉर्टिकल्चर और जिसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर और कृषि यंत्र वाली योजनाएं थी, वो सारी योजनाएं बंद क्यों की गई? तो ये बोलते जरूर है कि सहयोग नहीं मिल रहा, मगर ये जानबूझकर और प्रधानमंत्री जी का नाम ना चले ऐसा करके यहाँ पे योजनाओं को बंद करती है। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोका गया है। तो राहुल जी बिल्कुल देखिए, राहुल जी जिस तरीके से आप ये मुद्दे उठाते हैं, क्या जनता तक ये मुद्दे पहुंच नहीं पाते हैं? क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो था वो आपके सामने था, उसके सामने भी, उसके बावजूद भी अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो मुद्दे क्या जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या किस तरीके से कहाँ आपकी पार्टी में कमी देखी जा रही है? देखिए पत्रकार महोदय जी, आपको भी पता है कि उपचुनाव जो है शासन प्रशासन और की पूरी तंत्र लगी होती है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पक्ष में ही वो फैसला जाता है। और रही बात जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम घोषणा पत्रों को पूर्ण कर चुके हैं, 99% हम पूर्ण कर चुके हैं, तो मैं कहता हूँ ये शराबबंदी कहाँ है? चिट फंड के पैसे वापस हो गए बोल रहे हैं, ग्राउंड में आप जाके पूछे, चिट फंड के आज तक पैसे वापस नहीं हुए। और तो और जो कर्मचारियों को लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मितानिन हो, चाहे शिक्षक हो, और तो सफाई कर्मी, रसोईया, सभी के लिए घोषणा किया गया था, आज तक किसी का पूर्ण नहीं किया गया। सभी आंदोलन कर रहे हैं और 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल साजिद जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर जो एक बड़ा आरोप इससे पहले भी लगता रहा है, सत्ता पक्ष लगाता रहा है कि अब जो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार होता है, ये लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि पीएम आवास को लेकर हो या तमाम मुद्दे जो केंद्र सरकार राशि भेजती है छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंच पाती है, छत्तीसगढ़ सरकार इसको मानने को कहे कि मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। किस तरीके से इस पूरे मसले को समझें, क्योंकि चुनाव के पहले का ये बजट सत्र और जनता में अभी भी इसको लेकर संशय है। देखिए ऋषभ जी, मैं अनिल जी की एक बात से तो पूर्णतः सहमत हूँ कि जब चाहे गाहे बगाए ये जो भारतीय रेल, यहाँ पे रेलवे की बहुत सारी गाड़ियों को बंद कर देता है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ छत्तीसगढ़ के लोगों को होती है। और आजकल तो इन्होंने एक बहुत अजीब सा तरीका अपना लिया है कि जिस स्टेशन से टिकटें इतनी नहीं बिकेंगी वहां पे बड़ी ट्रेनें नहीं रुकेंगी और वहां के लोग, वहां के निवासी जो पैसेंजर ट्रेन या मेमू के भरोसे हैं उसको ये बंद कर देते हैं। तो ये कौन सी कार्य प्रणाली है, ये मेरे समझ में नहीं आती और इससे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत नाराज है और बहुत परेशान है, पहली चीज। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में स्टील का उत्पादन पूरे देश का 15% होता है, उसके बाद भी आप नगर नार को बेचने की बात क्यों कर रहे हैं? नगर नार को चलाना चाहिए, अगर प्रदेश सरकार लेना चाहती है तो उसकी मदद की जानी चाहिए। ये तमाम मुद्दे, मैं बिल्कुल इस बात पैनल के से सहमत हूं कि 9 सांसद होते हुए भी पूरी निष्क्रियता दिखती है कि किसी भी ने भी इस तरह के मुद्दों को उठाने के, हमारे पास एक केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं जो बहुत धाकड़ नेतृत्व दे चुकी हैं इस प्रदेश को, जिन्होंने बहुत सारे मंचों पे काम किया, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया? जहां तक रॉयल्टी की बात है, कोयले की भी रॉयल्टी यहाँ नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही है, ये अखबारों में आ रही है। और जहां तक योजनाएं, छत्तीसगढ़ की योजनाएं जो भूपेश सरकार चला रही है, अगर वो गलत होती तो उसे इतने ज्यादा पुरस्कार केंद्र क्यों देता है, क्यों दे रहा है इतने सारे पत्रकार, इतने सारे पुरस्कार, माफ कीजिएगा। राहुल की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र के हिसाब से इन्होंने उसका क्रियान्वयन नहीं किया। बहुत सी चीजें नहीं हो सकती। शराबबंदी का मसला ऐसा था, बिल्कुल मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसे भी होना चाहिए, लागू किया जाना चाहिए, लेकिन सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और बहुत से क्षेत्र, रायगढ़ के ऐसे क्षेत्र हैं जो आदिवासी अंचल है और जहां इनके बहुत सारे सामाजिक रस्मों रिवाज में इनके यहाँ मदिरा का सेवन या मदिरा का उपयोग किया जाता है, इनके बहुत सारे उसमें, तो आपको ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी। और अगर केंद्र सरकार बहुत सारी मदों में पैसा नहीं देगा तो आपका राजस्व आएगा कहाँ? सबसे ज्यादा राजस्व जो आता है वो आपकी शराब की बिक्री से ही आता है। बिल्कुल, काफी बड़ा मुद्दा भी रहा है, इस पर कई बहस भी हुई। बिल्कुल साजिद जी, ऐसे में घोषणा पत्र को लेकर जो कांग्रेस के तमाम सवाल भी हैं अनिल जी, लेकिन ये जो सवाल उठते रहे हैं, शराबबंदी के मामला हो या भी तमाम मामले हो जो घोषणा पत्र में आपने जिक्र किया था उसके बाद पूरे नहीं किए, हालांकि ये मुद्दे जनता पर असर डाल सकते हैं क्योंकि बीजेपी भी लगातार अब सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन जो सत्र रहेगा इसमें कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन विषयों पर आप चर्चा करेंगे और साथ ही क्या वो मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे, क्या कुछ आपकी रणनीति इस पूरे सत्र को लेकर रहेगी? देखिए ऋषभ जी, पहले मैं राहुल जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। कह रहे थे कि गोठान की बात हो या नरवा गरवा घुरुआ बारी की बात हो, बिल्कुल संक्षिप्त में सरकार के पैसों से चल रहा है। देखिए बड़ा दुखद है कि छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी ये नरवा गरवा गुरुआबारी, वहां की सामाजिक संस्कृति, वहां की लोकल संस्कृति, लोकल तीज त्योहारों को बचाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। चाहे प्राकृतिक मसला हो चाहे सामाजिक मसला हो, समरसता और बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है। क्या गोधन न्याय योजना में केंद्र सरकार से पैसा आता है और केंद्र सरकार से आता है तो केंद्र सरकार वहां क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? जहां समय की कमी है, मैं आखिरी प्रतिक्रिया राहुल जी से ले लेते हैं। बिल्कुल समय की कमी है। राहुल, जिस तरीके से ये आरोप भी बीजेपी पर लगते रहे हैं और जो मुद्दों को लेकर सत्र में क्या मुद्दे होंगे, आखिरी प्रतिक्रिया में बताएं किन मुद्दों पर बीजेपी सत्र में हंगामा करेगी या चर्चा करेगी, सार्थक चर्चा रहेगी? देखिए, जो कर्मचारियों से लेकर शराबबंदी का मसला है और प्रधानमंत्री आवास को जो रोका गया है राज्य सरकार के द्वारा, ऐसे तमाम मुद्दे जो इनके घोषणा पत्रों के द्वारा छलावा किया गया वो सबसे बड़े हमारे मुद्दे होंगे। उसके अलावा जो
लगातार जो अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि झीरम के मामले के बाद सरकार वापस आई, तो यही विपक्ष में जब भूपेश जी थे तब कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। आज सरकार 4 साल से ऊपर हो गई, ये जेब से निकल क्यों नहीं रही है? और तो और मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसमें और जांच कमेटी बैठा दी जाती है, ये सारे के सारे मुद्दे होंगे। जी ठीक है, बिल्कुल तमाम ये मुद्दे आप बता रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि जो सत्र रहेगा उसमें इन मुद्दों की आप भरमार लाएंगे और एक सार्थक चर्चा सत्र में रहेगी। जो आरोप लगते रहे कि मुद्दों से नहीं भागेंगे, बिल्कुल उन्हीं पर रणनीति आपकी बन रही है और उम्मीद भी करते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा भी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, राहुल टिकरिया जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और शकील साजिद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में सत्र से पहले, बजट सत्र होने जा रहा है उससे पहले ही सियासत तेज हो गई है और तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और सरकार का कहना है कि विपक्ष मुद्दों से भागता है। लेकिन देखना होगा बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा, क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे। और चुनाव से पहले का आखिरी बजट है जो कि जनता की निगाहें इस पूरे बजट सत्र पर रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।